आपके वन लाइनर बहुत फेमस हो जाते हैं। मैंने आपकी फेसबुक वॉल पे भी देखा था, एक लिखा हुआ है, पता नहीं मैं सही सही याद कर पा रहा हूँ या नहीं। मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, क्या मैं बात झूठ है? बोल मैं झूठ बोलना सीख रहा हूँ, हाँ, ये बात मैं सीख रहा हूँ। क्या बात है। और अब जब मैं बस के अंदर बैठता हूँ, अब हम्म। वही जो लड़के चिढ़ते थे, वो लड़कियां जो नाक घोसी कोड़ती थी, वो ऐसे, अरे यही है लक्ष्मण, यही करता है। अब वो कुछ लड़के अपनी सीट देने लगते हैं, अरे संदीप आ जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, अरे हटो तुम यहाँ बैठो। तो सब लोगों का अटेंशन जाहिर है बच्चन साहब की तरफ ही हुआ। बच्चन साहब ने मुझे देखा, ऐसे करके इशारे करके बोला, तो मैं तो इसी में चौड़ा, मैंने कहा यार बच्चन साहब ने बुला लिया, हम दौड़ के गए, उनके छाते के नीचे खड़े हैं, बच्चन साहब के बगल, और कुछ कर रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर धीरे से उन्होंने ना हाथ पे कंधे पे ऐसे रखा, और ये उनका हाथ ना फट से मेरी नजर यूं गई, ये सोच रहा हूँ, और उनकी उंगलियों के नाखून को, मतलब मैं ऐसे धीरे से देख रहा हूँ। पहले मैं यूं था, धीरे से जा रहा हूँ, में हाथ रख दिया। या इंजीनियरिंग करने के लिए आप अपनी जिंदगी की कितने साल गंवाते हैं? 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो फिर एक्टर कैसे 1 महीने की वर्कशॉप में बन जाओगे? फिर एक्टर कैसे 3 महीने की वर्कशॉप में बन जाओगे? अगर आईएएस भी बनना है तो 2 साल 4 साल आदमी कोचिंग करता है, पढ़ता है। किसी भी प्रोफेशन में आप 2-4 साल 5 साल इन्वेस्ट करते हैं ना अपने, उसके बाद फिर उसका इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है। तो एक्टर बनने के लिए सीधे समझाना चाहिए पेरेंट्स को कि 2 महीने की वर्कशॉप करके आप कैसे नवाजुद्दीन बन जाओगे, या कोई XYZ कोई एक्टर। अब जैसे टिकटॉक वालों से मुझे बहुत चिढ़ मचती थी, लोग कहते थे क्यों चिढ़, मैंने कहा टिकटॉक में तुम वीडियो बना लोगे, वो एक्टिंग थोड़ी है। वो क्या है, साथ मटकाली हो रही देख लिया और गाने पे मटक गए, ये थोड़ी एक्टिंग। लेकिन उनके अंदर बहुत झूठा है ना कि हम एक्टर हो गए हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, दिल बनाकर बेचते हैं उनके लिए, तो उनके अंदर बहुत झूठा है हम आया हुआ है। इस नहीं हूँ, लेकिन उनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दो, बोलो ये स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाते। तो फॉलोवर्स होना ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है, वो नहीं है प्रोसेस। वो अपने में खुश हैं, जब उनको हकीकत, जमीनी हकीकत पता चलेगी तब वो उनको शायद वो मजे कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वेरिएशन एक स्कूल में, उसकी स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टर्स की, वो तो वही नाटक थिएटर से आएगी, लोग वो करें। कि सबको तैयार रहना चाहिए, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी, अगर शादीशुदा हो तो बीवी भी इस क्वेश्चन करेगी, है ना, ये सबके लिए। और पता नहीं, सड़क पे सोना पड़ेगा, खाने को कुछ नहीं होगा, एक बड़ा पाव मुंबई में मिलेगा, हो सकता है पार्ले जी बिस्किट खाना पड़े, लेकिन जूझने से पीछे नहीं हटना है। जब इसमें डाल दिया तो डाल दिया। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने का यही एक तरीका है कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, प्रोफेशनली मैं ये करना चाहता हूँ। वो अब आप कैसे कन्विंस करोगे, वो फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूंगा, वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है, वो मैं बता सकता हूँ, वो ये कि नहीं, अरे 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, 2 साल हो गए कुछ हुआ नहीं, 4 साल हो गए कुछ हुआ नहीं। और दूसरा, अपने आप को कन्विंस करने का, खुद को कन्विंस करने का ये तरीका है। बिल्कुल आसपास मत देखो कि आपका जो बैचमेट था, जो आपके साथ 12th में पढ़ता था, जो आपके साथ ग्रेजुएशन में था, वो वहां पहुंच गया, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, अच्छा उसने बड़ी गाड़ी ले ली, अच्छा उसने बड़ा फ्लैट खरीद लिया, कोई बात नहीं, उसको वो करना था, उतने में खुश है। हो सकता है अभी आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, तो लेकिन एक फिल्म मिलने से ना आदित्य, अगर करियर बदला तो पता लगा एक फिल्म सीधे 4 करोड़ रुपए देगी। जो आदमी कभी 4 करोड़, कुछ दोस्तों से जब ऐसे बातें होती तो मैंने कहा यार मेरा नाम गूगल में टाइप करोगे तो मैं आता हूँ, मेरी 4 फोटो आती है, तुम्हारा नाम मैंने टाइप किया तुम नहीं। तो डायरेक्टर को बड़ा पसंद आ गया। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो आपका नेचुरल होना है ना, जो बिल्कुल आप नेचुरल रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, वो कई बार बड़ा अच्छा साबित होता है। जो भी एक्टर बनना चाहता है वो रामचरितमानस जरूर पढ़े, उसको धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। जो मात्रा
तुलसीदास ने लिखी है, आई है जय गाँव ही, इस तरह की जो मात्राएं, छोटी की मात्रा और बिंदियां जितने लगी हुई हैं उसमें, उन सबका जो साउंड है वो बहुत कमाल है। वो कहीं किसी लैंग्वेज में सीख नहीं पाए। और हबीब साहब जब ऐसे उठ के मुझे याद दिलाते हैं, बता देते शो में खड़े हुए पाइप पे थे, हाँ ये है तुम्हारा डायलॉग। दूसरा था कि रियलिस्टिक एक्टिंग ऑन स्टेज। जनरली पता ना कि थिएटर का एक्टर बड़ा लाउड होता है और रोज तक आवाज पहुंचनी चाहिए और आवाज ऐसी कर लो, बुलंद कर लो। हबीब साहब ने इतना लिटरली मुझे मारा था इस बात के लिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है आखिरी तक आवाज जाए, या आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने कान तुम स्टेज तक लेकर आए। और सुबह सुबह मनोज जी को मैंने कहा कि भैया मुझे लगता है कि अगर वो सब्जी वाला गाना गा के सब्जियां बेचता हो तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा लगेगा, कौन सा गाना गाएगा। तो मैंने कहा एक गाना लिखा है। तो रात को मैंने गाना ऐसे लिखा था कि ये सब्जी और भिंडी और आलू और परवल और सब कुछ उसमें डाल दिया था। तो आगरा बाजार में जो एक ककड़ी वाले का कैरेक्टर है, जो ककड़ी वाला गाना गाता है, जो नज्म है नजीर की, उसकी धुन लेके मैंने यहाँ पर फिट कर दी थी। तो वो उनको मैंने सुनाया तो आगरा बाजार से कनेक्ट हो गया। उनका ये बहुत अच्छा किया आपने ककड़ी वाले का गाना। यहाँ मेरे बहुत सारे लोग, मतलब मोहन राकेश मुझे बहुत पसंद है, मुझे राही मासूम रजा बहुत पसंद है, हाँ मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, मुझे आषाढ़ का एक दिन बहुत पसंद है, हबीब तनवीर के लिखे हुए सारे नाटक बहुत पसंद हैं, चरणदास चोर, आगरा बाजार। और मुझे बायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, वो किसी की भी मिले तो मैं पढ़ लूंगा तुरंत कि हाँ भाई लाओ देखते हैं कि असल में क्या था। घूरा क्या है ना घूरती को नहीं घूरती ना देखू 5,000 का नुकसान हुआ है हमारा, पैसे दिलवाइए। हाँ का हो, पसंद आई हमार निजामपुर के मेहमान नवाजी? बहुत बढ़िया करता है सर। तुम वकील हो क्या इनके? नहीं, मैं तो मैनेजर हूँ ना जी इनका। तो पैसे वैसे लोगे क्या चुप रहने के? तो दादा पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, साथियों का, और आपके सभी चाहने वाले जो भी आरजे आदित्य के फैन हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। अरे जो हमारे फैन हैं, और हम उनको बता दें कि हम जो हमारे सामने हैं हम उनके फैन हैं। तो बगैर किसी औपचारिकता के मैं इस इंटरव्यू को शुरू करना चाहूंगा कि आप सभी को, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार है और आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो वादे के मुताबिक हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी मैं एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू हूँ इस इंटरव्यू की श्रृंखला में, जिसका नाम है इनफॉर्मल इंटरव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये इंटरव्यू बहुत रोमांचक होने वाला है। तो दादा, सबसे पहला सवाल मैं आमतौर पर जो सबसे पूछता हूँ वही सवाल है। बहुत ही रूटीन सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार उसका जवाब दिया होगा, लेकिन मुझे मालूम है आप यहाँ पर नए ढंग से और रोचक ढंग से जवाब देंगे। उसके पहले एक कहानी है जो आपके एक लंबे सफर की एक बहुत ही प्रेरक कहानी है, उसके बारे में मैं बता दूं कि एक बच्चा जो अपने प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर, खुद चाट पट्टी बोरी लेकर जाकर बिछाकर झाड़ू लगाकर बैठता था मैदान में, ऐसी शिक्षा ग्रहण करने वाला, वो जब 7वीं कक्षा में पहुंचता है तो चूंकि उसे रामायण की चौपाई अच्छे से याद होती है, इसलिए उसे रामलीला में अच्छा पार्ट मिल जाता है लक्ष्मण का, और फिर वहां से वो बेस्ट एक्टर होकर निकलता है। ये सिलसिला धीरे धीरे चल ही रहा होता है, तभी बीच में एक थोड़ा सा डाउनफॉल आता है कि वही बच्चा 12वीं में फेल हो जाता है और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में फेल होता है। उसके मैथ में 1 नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में 12 नंबर आते हैं और फिजिक्स में 13 आते हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है और फिर वही बच्चा किसी तरीके से आगे की पढ़ाई करता है। फिर थिएटर की तरफ उसका रुझान होता है। BNA भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की संस्था से वो
एक एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक एनएसडी की वर्कशॉप ज्वाइन करने का उन्हें मौका मिलता है और देश के जाने माने रंगकर्मी जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर सर के साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। वहां भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ते हैं और एक प्ले जो आमिर खान साहब देखने आते हैं और उस प्ले को देखकर वो इतना प्रभावित होते हैं कि वो पूरी टीम को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लेते हैं, जिस फिल्म का नाम है पीपली लाइव। उसमें बहुत सारे एक्टर्स हम लोगों के फेवरेट हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। और फिर ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है और फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी जिंदगी में, जब आप भाभी जी घर पर हैं सीरियल से लोगों के दिलों में और घरों तक सीधे पहुंच जाते हैं और एक अलग शैली से सब्जी बेचने वाला कैसे गा सकता है, कैसे सब्जी बेच सकता है, वहां से एक अलग पहचान कायम करते हैं आप। और फिर ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। फिर हम देखते हैं थप्पड़, हंसमुख जैसी वेब सीरीज और बाटला हाउस का वो नेता जो जॉन इब्राहिम को धमका देता है, और अभी हाल ही की गुलाबो सिताबो जो अमिताभ बच्चन से रूबरू होकर सामने से बातचीत करता है। तो दादा ये सिलसिला तो बहुत लंबा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा तो पूरा परिचय में ही इंटरव्यू निकल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूं, फिर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सोची समझी एक प्लानिंग थी या आपको लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, ऐसा कुछ था? नहीं आदित्य, मेरा बिल्कुल एक्टर बनने का कोई इरादा कभी नहीं था और अच्छा। बचपन में तो रह कि नहीं था। मेरी परवरिश बिल्कुल टिपिकल गांव वाली है। मतलब मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। मेरे फादर गांव के रहने वाले और फिर उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है और मेरी मम्मी जो हैं वो शहर की रहने वाली हैं जी। डालीगंज मेरा ननिहाल है। तो डालीगंज में भी रहती थी, पापा बिल्कुल गांव में। तो जब सरकारी नौकरी किसी मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे की लग जाती है, लड़के की लग जाती है, तो उसके लिए अच्छी लड़की और अच्छा घर ढूंढा जाता है। तो इस तरह से मम्मी की शादी होती है और फिर मम्मी शहर छोड़कर गांव में शिफ्ट होती हैं। और बचपन मेरा जो था वो शहर में ही बीता, लेकिन मतलब पैदाइश शहर की है। उसके बाद फिर मैं गांव चला जाता हूँ, गांव में रहता हूँ। तो टिपिकल वही गांव के रंग में रहना, ढलना, खेती बाड़ी और घर के काम काज, गांव का स्कूल, गांव की पढ़ाई लिखाई, टाट पट्टी, वो जो आपने भी पहले बताया, 3-4 किलोमीटर पैदल जाना, और वही सारा माहौल रहता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी खेती बाड़ी का ही सारा काम था, तो उसमें मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जैसे बाकी बच्चे जो गांव के होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बहुत शैतान बचपन में था, बहुत ज्यादा। तो मेरे घर वाले, मम्मी और चाचा बाबा सब बड़े दुखी परेशान किया, पता नहीं क्या करेगा। बहुत गुस्सैल था, बहुत बदतमीज भी था। तो इसी बीच पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है नैनीताल और वो मम्मी कहते हैं इसको अपने साथ ले जाओ जी। मैं वहां चला जाता हूँ। वहां जाने के बाद बिल्कुल एक टिपिकल गांव का बच्चा जो ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाता है, अचानक शहर नैनीताल जैसी जगह पहुंचता है। तो धीरे धीरे वो मेरी फाइट शुरू होती है उन बच्चों के बीच में अपनी जगह बनाने की। जी जी। खास बन नहीं पाती, वो सब मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसते हैं मुझ पे कि यार ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया। पिताजी चूंकि गवर्नमेंट जॉब में थे और अच्छी पोस्ट पे थे, तो उस नाते कॉलोनी वगैरह में कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनकी नजर में यही था कि यार ये एक देहाती बच्चा है और आ गया है। अब रामलीला का टर्निंग पॉइंट आता है वो ऐसे कि हम जिस जगह रहते थे वहां की कॉलोनी की एक रामलीला कमेटी थी और पापा भी मेरे उस रामलीला कमेटी में मेंबर थे, किसी पे थे, मुझे पोस्ट नहीं याद आ रही है। तो शाम को रिहर्सल होती थी, मैं भी उनके साथ रोज जाता था, बैठता था। एक दिन जो लक्ष्मण का रोल कर रहा था लड़का, उसकी तबीयत खराब हुई, वो आया नहीं। तो ऐसा 2-3 दिन हुआ। तो रामलीला के डायरेक्टर ने कहा भाई इनको पढ़वाओ, ये पढ़ लेंगे। तो हिंदी में था सब कुछ, और बचपन में हम लोगों ने खूब रामचरितमानस पढ़ी हुई थी और बढ़िया दोहे चौपाई खूब कंठस्थ, सब कुछ याद ही थे, मैं बोली पढ़ लेता था। तो जैसे उन्होंने दी रामलीला की स्क्रिप्ट और मैंने बिल्कुल तान के अपनी आवाज में बिना किसी लाग देसी तरह से पढ़ दिया अंदाज में। तो डायरेक्टर को बड़ा पसंद आ गया। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो आपका
नेचुरल होना है ना, जो बिल्कुल आप नेचुरल रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, जी वो कई बार थोड़ा अच्छा साबित होता है। मान लो कि मैं नकली हो जाता वहां, कोशिश करते नहीं कुछ मैं नकली करूं, बनावटी काम नहीं करते थे करता। शायद। तो जैसे मैं पेश हो गया उनके सामने, और उन्होंने कहा भाई मेरी नजर में तो यही लड़का लक्ष्मण सही है, इससे कराओ। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन की और रीडिंग में सबने फाइनल कर दिया। और मुझे कोई डर शर्म जैसी चीज की 10 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं और क्या बोलेंगे क्या करेंगे, वो सब कभी रहा नहीं है। तो जब शुरू हुई रिहर्सल में, अपनी तैयारियां शुरू हुई और मैं रामलीला परफॉर्म करता गया जी। एक ही रामलीला के बाद जब मैं अगले दिन स्कूल जाता था, शाम को रामलीला हुई तो घर आ गया 10-11 बजे के आसपास आ जाते थे घर, और फिर सुबह स्कूल होता था। तो उस पहला असर जो मेरे जहन में है वो एक्टर होने का, वो वहां पे है कि रामलीला में रात को परफॉर्म करने के बाद सुबह मैं स्कूल जा रहा हूँ, और अब जब मैं बस के अंदर बैठता हूँ, अब वही जो लड़के करते थे, वो लड़कियां जो नाक भसी कोड़ती थी, वो ऐसे, अरे यही है लक्ष्मण, यही करता है। अब वो कुछ लड़के अपनी सीट देने लगते हैं, अरे संदीप आ जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, अरे हटो तुम यहाँ बैठो। आपको तो एकदम इज्जत मिलनी शुरू होती है लड़कों के बीच, लड़कियों के बीच। तो मैंने कहा ये ऐसा मैंने कर क्या किया है? तो क्योंकि मैं रोल कर रहा हूँ, मुझे वो लोग स्टेज पे बैठे हैं, और रामलीला में तो ये सब बड़ा सेट पैटर्न होता है कि रामलीला शुरू होने से पहले इन्हीं लोगों की आरती होती है, लोग आते हैं और पैर वैर भी छू देते हैं। वो इज्जत मिलनी शुरू हुई, तो एक चस्का जैसा लगा कि यार इसका मतलब ये काम ऐसा है जिसमें इज्जत तो बहुत मिलेगी। और आखिरी में जब रामलीला खत्म होती है तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर एक लोगों के लिए सीख है कि जो लोग धार्मिक भावनाओं से विमुख हो रहे हैं और उन्हें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वापस उसकी तरफ उसे विमुख ना होकर उससे जुड़े, उससे बहुत कुछ सीखने को है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जुबान साफ होगी आपकी। जी, अब आप कौन? मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि अगर जो भी एक्टर बनना चाहता है जी, वो रामचरित मानस जरूर पढ़े। उसको धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो मात्राएं तुलसीदास ने लिखी हैं, आई हैं, जय है, गाँव ही, इस तरह की जो मात्राएं, छोटी की मात्रा और बिंदियां जितने लगी इसमें, उन सबका जो साउंड है वो बहुत कमाल है। वो कहीं किसी लैंग्वेज में सीख नहीं पाएंगे, या फिर उर्दू, अगर जबान आपको अच्छी करनी है तो उर्दू और संस्कृत, या फिर छपा। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं किसी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ जहां से मैंने अपने आप को ठीक किया। मैं अभी भी पढ़ता हूँ। अभी मैं आपको इंटरव्यू के बीच में एक रामायण दिखाऊंगा जो बहुत पुरानी है, वो शायद अब पब्लिश नहीं होती, और उसके बड़े बड़े फॉन्ट है, इतनी मोटी है वो। अभी भी आज मैंने फिर से उसको पढ़ना शुरू किया है। वो एक्टर के तौर पर आपकी एक्सरसाइज भी है, बहुत अच्छा साउंड, मात्राओं का सही ज्ञान, और मात्राओं की जो साउंड निकलती है वो बड़ी रामायण से हो सकती है। जी। तो मुझे अवार्ड मिल जाता है। अवार्ड मिलने के बाद का जो माहौल है उसी रात का, मतलब अवार्ड मिला, फिर उसी कॉस्ट्यूम में हम सारे लोग आके आरती कर रहे हैं, मेरी आरती उतारी जा रही है, उसमें लड़के लड़कियां, बूढ़े, अंकल आंटी सब लोग हैं, और तमाम लोग तो भक्ति भाव झुके जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए राम लक्ष्मण सीता लाइव जिंदा बैठे हुए हैं। वहां से कहीं ना कहीं एक्टर होने के बाद का जो मजा होगा वो मुझे एहसास होना शुरू हो गया। खैर चीजें बदल, रामलीला खत्म हो गई, अगले साल मैं वहां रहा नहीं, पापा का ट्रांसफर कहीं और हो गया, हम लोग वहां चले गए, और फिर मैं आ जाता हूँ वही फैमिली वाले प्रेशर में कि भाई मैथ से पढ़ाई करो, 10th करो, 12th करो, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले रास्ते में जैसा ज्यादातर लोग। तो 10th तो मैंने किसी तरह खींच खांच के पढ़ाई कर ली साइंस से। जी जी, हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए। तो आदित्य उसके बाद क्या होता है कि मेरा मन तो लग नहीं रहा था मैथ्स में, लेकिन अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन होता ना तो टीचर ने जैसे लिख के दिया तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो मुझे आंखें बंद करके, आप कहोगे कि हाँ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं आंखें बंद करके उसको लिख दूंगा। मतलब मैं उसको
ड्राइंग की तरह ऐसे ऐसे बनाता चला जाऊंगा कि यहाँ पे ये था, यहाँ बराबर था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, मुझे पता कुछ नहीं है उसका मतलब, बिल्कुल ऐसे में सीधे स्कैन कर लेता था। और कहानी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मतलब फेल तो होना ही था, लेकिन किसी ने कहा था कि कॉपी ब्लैंक मत छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख के आना। तो मैंने सारे क्वेश्चन ही रिपीट मार के उसमें पूरी कॉपी भर दी। और उस समय मैंने, मुझे लगता है 100 का नोट, 100 के 2 नोट ऐसे करके कॉपी में नत्थी कर दिए थे, और नीचे बड़ा एक प्यारा सा इमोशनल था कि सर अगर मुझे आपने फेल किया तो मैं आत्महत्या करूंगा, मेरे पास और किसी में ये लिखा कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और बिल्कुल वो अंतिम सांसों ले रही हैं और पता नहीं उन्हें क्या हो जाएगा, मैं उनकी तीमारदारी में लगा रहा, सर मैं पढ़ नहीं पाया। किसी में मैंने लिखा कि सर मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं मजदूरी करता हूँ। सारा नाटक मैंने कॉपियों में ऐसे ऐसे करके लिखा था, लेकिन वो पैसे भी निकाल लिए, उन नोट्स का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हो कि नाटकबाजी वहां से थोड़ी थोड़ी और डेवलप हुई, कुदरत कराती रही। उसमें फाइनली फेल हुआ। फेल होने के बाद मम्मी पापा और रिश्तेदारों की नजर में कोई इज्जत नहीं रही, मैं बहुत परेशान थी, अब क्या होगा। तो अड़ोस पड़ोस वाले सब चिढ़ रहे थे, अरे यार फेल हो गए हैं बताओ ये। फिर थोड़े दिन में पता भी चल गया कि मैथ्स में 1 नंबर मिले, फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 13, तो पढ़े क्या। पिताजी ने मेरे को पढ़े थे यार तुम्हारे तो सब जगह के ट्यूशन और ये सब। खैर मैंने रो के दास्तान बताई, फेल हो गया। फिर मैंने आर्ट्स लिया। उसके बाद का फिर सफर ये है कि अब क्या करेंगे। तो मुझे उस समय तक भी कोई एक्टिंग थिएटर में आने का प्लान नहीं था। अचानक बीएनए की वर्कशॉप के बारे में पता चला, ये सन 2000 की बात जी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। गए तो ऑडिशन और इंटरव्यू जो भी वहां पे हुआ वो हो गया और सिलेक्ट होने के बाद का जो माहौल मिला, 1 महीने की वर्कशॉप बीएनए में। और सुशील कुमार सिंह सर मेरे, मतलब उस समय बीएनए के डायरेक्टर थे। रमा मैम रेडियो की और दर्शन में एक बहुत जाना पहचाना नाम। रमा मैम मेरी पहली टीचर है थिएटर की। हाँ, तो बीएनए में वर्कशॉप जो की थी वो उन्होंने ही डायरेक्ट किया जी। और रमा मैम का बड़ा स्नेह था, क्योंकि वो उन्होंने ये देखा था मेरे अंदर की एक टिपिकल लड़का नाटक सीखना चाहता है। ये तो नहीं कि 1 महीने वर्कशॉप करेगा और चला जाएगा फिर, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था ऐसा ऐसा मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ। सुशील सर ने मेरी बहुत हेल्प की। लाइब्रेरी में मेरी एंट्री हुई कि भाई लाइब्रेरी में जाओ पढ़ो, दिन भर किताबें पढ़ना। और नीचे वाले कमरे का नाम मैं भूल गया हूँ, हॉल का, वहां बैठ के हारमोनियम पे अपना प्रैक्टिस करते ना। रवि दादा थे, रवि नागर सर, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है ऐसे ऐसे बेटा प्रैक्टिस सीखो। तो मैं बीएनए सुबह 10 बजे पहुंचता था और शाम को 5 बजे निकलता। वर्कशॉप तो शायद हमारी 4 या ऐसे कुछ थी। तो उस 1 महीने के बाद मुझे एक रास्ता मिलना ये शुरू हो गया कि यार अब मुझे यही करना है। मुझे लगा कि यही काम मैं कर सकता हूँ। फिर बीएनए में हम लोग पढ़े रहते थे। कोई नया टीचर आया पढ़ाने तो उसकी क्लास में कहीं पीछे बैठ के सुन रहे हैं, बाकी जो प्रोडक्शन हो रहे थे उसमें इन्वॉल्व। तो पहला एक तरह से सफर, यहाँ से रास्ता मिला कि यही काम मुझे अब करना है। वहां से समझ में आ गया था कि आगे यही करना है गुरु, इसमें मजा आ रहा है। धारा मिल गई थी कि अब यही मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कहीं मुझे जाना। पढ़ाई में तो बात बन नहीं रही थी। हाँ, पढ़ाई में कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो अब लगा कि भाई क्या करोगे। और मेरे घर में बाकी जो मेरे भाई हैं वो सब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहीं से रास्ता शुरू होता है। अच्छा, तो एनएसडी की वर्कशॉप तक कैसे पहुंचे और हबीब साहब से कैसे मिलना हुआ? एनएसडी की वर्कशॉप उस समय, बीएनए की वर्कशॉप के बाद मैं लगातार मतलब अपडेट अखबारों में भी पढ़ना और टीचर से संपर्क में रहना। जुगल सर, चित्रा मैम, अरुण सर, सारे लोगों के संपर्क में रहता था। तो बीएनए से ही मुझे पता चला था कि एक एनएसडी की वर्कशॉप हुई है, जो पहले तो मैंने 2 वर्कशॉप की थी। एक बीएनए और एसएनए, एनएसडी और एसएनए की कोलैबोरेशन में वर्कशॉप थी, यही अपने एसएनए में हुई थी। तो उसमें लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये तीनों की वर्कशॉप मैंने वो की। इसके बाद एनएसडी की वर्कशॉप मैंने की थी कुरुक्षेत्र में जाके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो वो इंटेंसिव वर्कशॉप थी, वहीं हम लोग को रहना था।
एनएसडी ही हमारा सारा खर्चा, खाना पीना रहना सब उठा रहा था। उस वर्कशॉप का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो बीएनए से जो वर्कशॉप से जो एक बेसिक ट्रेनिंग मिली, या कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे चीजें स्ट्रांग हो गई थी, फिर वो थोड़ी एडवांस लेवल पे जाके एनएसडी वर्कशॉप में सीखने समझने और थोड़ा ब्रॉड स्टेज मिला और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर हुई। तो एनएसडी की वर्कशॉप में फिर 2 महीने बड़े प्यारे कटे, और टिपिकल मतलब 24 घंटे की वर्कशॉप थी। ऐसा नहीं कि आप 5 बजे खत्म हो जाएगी जाके सो जाओ। टीचर कभी भी रात को कहते थे कि नहीं 9 बजे तक, 10 बजे तक वर्कशॉप। तो वहीं हम अपना हॉल था, उसी में ऑडिटोरियम, वहीं पढ़े हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं खाना आ गया, फिर वहीं रिहर्सल शुरू हो गई, वहीं आप लाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, वहीं पिकअप सीख रहे हैं, वहीं कॉस्ट्यूम सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब तो खाना लेटना उड़ना सब कुछ नाटक ही था। तो लोग कहते हैं ना कि थिएटर ही में उड़ता हूँ, थिएटर ही बिछाता हूँ। वर्कशॉप में वो पूरा माहौल मिल रहा था, और पूरे देश भर से लोग आए थे, लड़के लड़कियां। तो मजेदार, क्योंकि मैं कभी थिएटर को लेकर लखनऊ से बाहर नहीं गया था। मतलब दिल्ली गए थे हम लोग जी, तो पहली बार सबसे मिलना और सबसे बातचीतें, तो मैं सारे लोगों से मिलके थोड़ा मुझे लग रहा था यार ये दुनिया अच्छी है, इसी में रहा जाए, अब देखेंगे कुछ। यहाँ तक पहुंचने में मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, सब मुझसे बड़ा चिढ़ते थे, और माँ बाप बहुत नाराज थे कि पता नहीं क्या शुरू कर दिया है। उस समय आपकी एज क्या हो गई थी? मतलब 12th करने के बाद मैं कितने साल का रहा हूँ, मुझे लगता है 18 साल ऐसे कुछ, हाँ, या 20-22 साल का। अच्छा, ऐसे कुछ जी, ऐसे कुछ रहा हूँ। अच्छा, तो तब क्यों, तब तो लड़कपन के दिन थे, तब तो इंसान को मौका देना चाहिए ढूंढने का, तलाशने का कि वो किस फील्ड में जाएगा, क्या करेगा। नहीं, यही तो गलती है। मतलब वो पेरेंट्स की जो नजर है, सबके पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं 10th से इसकी चूड़ियां टाइट करना शुरू कर दो, 12th तक बिल्कुल ऐसे की तरह वो लगा और देखने ना पाए, या इंजीनियर बने या किसी अच्छी सरकारी नौकरी में आ जाए। और मेरी फैमिली है वो तो बहुत ही, मतलब या तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं, या सरकारी नौकरियों में है। तो इस तरह कोई जाएगा, वो तो मतलब बहुत ही ऐसा हो गया था कि लड़के ने पता नहीं कितने मर्डर कर दिए हो, वैसा टाइप का रिस्पॉन्स गया, हाथ से निकल गया। हाँ, तो मेरे घर वाले लोग मुझे फैमिली की कोई शादी हो, रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन हो, तो बताते नहीं कि अगर ये चला गया तो लोग पूछेंगे अच्छा आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो साहब ये कुछ नहीं करते हैं, ढक्कन उम्मा है, कहा क्या जाएगा। तो वैसा भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। लेकिन बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायलॉग के लिए, तो इनको बाद में आप जब ये सेशन खत्म करेंगे हम लोग तो सुना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने हबीब साहब का एक प्ले देखा जो मतलब ऑल ओवर इंडिया घूमा हुआ है, आगरा बाजार, बहुत नामी प्ले है उनका। तो उसको देखने के बाद आपने शायद तय किया कि इनके साथ मुझे काम करना है। हाँ, लखनऊ में विजय दादा का विजय शुक्ला जी का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। जी, वो बॉम्बे रहते हैं। विजय दादा का भी बहुत इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने खुल के एक्टिंग करना और आ जाओ मैदान में, वैसा टाइप मुझे खुद ट्रेंड किया। बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने ट्रेंड किया हमारे उस टाइम में, जो भी बीएनए की वर्कशॉप थे, और बीएनए में भी तमाम सारे। तो विजय दादा का एक वो बन गया था कि सेम प्ले एनएसडी में डबल कास्ट के साथ होता था, एनएसडी के एक्टर करते थे और वो करते थे, फिर भी एनएसडी के एक्टर्स उनको लेकर कंधे पर घुमाते थे कि इन्होंने ये करके दिखाया, एक अलग तरीका। विजय दादा के साथ मैंने दो नाटक तो बड़े थे जो किए। एक था जनपद किस, उसे रंजीत कपूर सर ने डायरेक्ट किया था। जी, तो पहले तो जो एक्टर्स का प्रिपरेशन है ना कैरेक्टर के लिए, वो मैंने विजय दादा से सीखा कि आप कैसे कैरेक्टर करते हो, कैसे कैरेक्टर कंसीव करते हो, कहाँ से कौन से एलिमेंट्स ढूंढ के आप लाते हो, तब आपका कैरेक्टर होता है, बनता है। जी, तो विजय दादा ये सब हम लोग को सिखा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो नुक्कड़ नाटक करो, नुक्कड़ नाटक में तुम्हारा इम्प्रोवाइजेशन मजबूत होगा, सीखोगे कि लाइव ऑडियंस बिल्कुल सामने बैठी हुई, उनसे इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, ऑन स्पॉट कोई सीन क्रिएट करो,
कोई दूसरा एक्टर आके कोई बातचीत करेगा। तो मैं यहाँ ये बात फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उन्हें जब भी मौका मिले वो स्ट्रीट प्ले जरूर करें। और लाख सोशल मीडिया और फिल्में और टीवी दुनिया भर की चीजें आ गई हों, क्योंकि मैंने जो महसूस किया कि आज के समय में थोड़ा सा लोग बचते हैं कि अरे यार नुक्कड़ नाटक और सड़क पर नाटक ऐसा है, परफॉर्मेंस आपको जितनी बेहतरीन तरह से आप वहां सीखेंगे नुक्कड़ नाटक में वो कहीं नहीं पाएंगे। हम लोग को नुक्कड़ नाटक ले आते तो उस समय जितेंद्र मित्तल सर का ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव था, खूब नाटक होते थे, वो खूब नुक्कड़ नाटक भी वो खूब कराते थे। तो हम लोग गाड़ियों में बैठ के गाँव गाँव पहुंच रहे हो, विजय दादा ने अचानक गाना शुरू किया, फिर हाँ भाई संदीप, अच्छा हाँ ये संदीप का नाम भी अचानक रामलाल रख दिया, हाँ भाई रामलाल 3 दिन से गायब हो, कहाँ पता भी नहीं हमें क्या होना है, लेकिन हम खटाखट तुरंत इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो वो वहां से आई। तो विजय दादा का कहना था कि संदीप कभी मौका मिले तो हबीब साहब के पास जरूर जाना और उनसे जरूर सीखना। इत्तेफाक की बात है 2004 या 3 में आगरा बाजार का शो हुआ लखनऊ में और मैंने देखा, मतलब मैं ऐसा जादू कर दिया उस नाटक में, स्टेज पे ऐसा लगा कि पूरा हुबहू आगरा बाजार क्रिएट हो गया है। आप बाजार में लोगों को आते जाते बैठते उठते देख रहे हैं। वो कमाल के हबीब साहब का डायरेक्शन, उनके एक्टर्स और म्यूजिक के साथ जो सीन मर्ज हुए थे, जो एनवायरमेंट थी वो कमाल की थी। और जिस सुर पे गाने का यार ये कमाल का ग्रुप है, कैसे यहाँ जाने का मौका मिलेगा। तो उस दौरान उनके एक्टर से मिलना हुआ, मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ रास्ता ऐसा है नहीं, ना कोई ऐसी स्कीम है, भाई आप आओ रहो अपने खर्चे वर्चे से देखते हैं, आते रहना रिहर्सल में, हमारे यहाँ तो 6 महीने बैठना पड़ता है। तो हो नहीं पाया। अचानक फिर मुझे एक ग्रुप था स्पीक मैके की स्कॉलरशिप निकली, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम का नाम था। उसमें थिएटर में हबीब साहब के यहाँ कुछ बच्चों को स्पीक मैके स्पॉन्सर करके भेजता था जी। तो इंडिया भर से 6 लोग सिलेक्ट हुए थे उस साल और यूपी से मैं अकेला था। एक लड़का, हाँ एक IIT कानपुर का एक लड़का था। अच्छा। तो वो हुआ और मैं मतलब थिएटर में अकेला था। हम लोग गए, तो फिर उसके बाद जो हबीब साहब से मिल के उनका थिएटर देखना, उनके थिएटर के साथ ट्रैवल करना, देश भर में घूमना, उनका प्रोसेस जो था डायरेक्शन का, रिहर्सल का, और कैसे नाटक खड़ा होता है, उस प्रोसेस को मैंने हबीब साहब से जो सीखा वो बड़ा अल्टीमेट था। जैसे हमने लखनऊ में सीखा था कि गए और जाते ही रीडिंग करी 2-4 दिन और जो अच्छा पढ़ रहा है खट से उसको बता दिया गया, अच्छा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, हाँ तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। जो सीनियर है उसको पता है यार मेन रोल तो यही करेंगे, वो लीड करेगा। हाँ, तो वैसा टाइप का कॉन्सेप्ट हबीब साहब के यहाँ ब्रेक होता है। अच्छा। वो वहां पर गिरी नहीं है, मतलब वो हबीब साहब आपकी शिद्दत देखते हैं कि आप कितना सीखना चाहते हो और कितना जूझ सकते हो। सारे एक्टर्स को मतलब 2-4 दिन तो कुछ होता ही नहीं, आए बैठे चाय पी रहे बातें कर रहे। अच्छा, उनके एक्टर सब बिल्कुल गाँव के रहने वाले, तो वो अपना पीढ़ी बातचीत चल रही है। हबीब साहब ने अचानक जिक्र छेड़ा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ऐसा नाटक करें। धीरे धीरे मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में स्टेप कैसे चलते हुए पहले नाटक की सबसे बताई गई, सबका इंटरेक्शन शुरू हुआ। हबीब साहब का प्रोसेस था पहले सीधे स्टेज में भेजो, रिहर्सल में भेजो, और चलो भाई इम्प्रोवाइज। एक सीन बता दिया कि कुछ ऐसा है, एक राजा आता है और राजा के साथ ऐसी घटना हो गई, 2 लोग उसको मिलते हैं, तो कैसा होगा, थोड़ा सा देखो ना कुछ करके, कुछ भी जाओ। तो वो इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू धीरे धीरे नाटक की तरफ बढ़ते हैं। फिर रीडिंग होती है और आखिरी के दिनों तक, मतलब नाटक शो होने के 4-5 दिन पहले तक किसी को कुछ नहीं पता कौन सा रोल कौन कर रहा है। तो सफल करते रहते हैं यहाँ से वहां से वहां। इस बहाने क्या होता है कि सारे एक्टर्स को डायलॉग, सारे कैरेक्टर्स सब याद हो जाते हैं। और आखिरी 4-5 दिन पहले भी सामने कहा हाँ तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, चलो जाओ कल मिलना, सबको साइड। और फिर पता चलता है ऐसा कमाल खूबसूरत नाटक हो रहा है, क्योंकि उसमें भूलने का कोई सवाल नहीं, सबको सबके डायलॉग याद है, कोई जैसे भूल रहा है तो दूसरा फट से बता रहा है। तो इस दौरान मेरा हबीब साहब से जो इंटरेक्शन हुआ, तो फिर राजरक्त एक नाटक तैयार हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसमें मैंने हबीब साहब
किया, और स्क्रिप्ट जब लिखी जा रही थी मैं उसमें भी उनको सहयोग कर रहा था, मैं एक्टिंग भी कर रहा था, मैं बैक स्टेज में इन्वॉल्व था, उनका असिस्टेंट भी था। तो एक कंप्लीट जो थिएटर प्रैक्टिशनर की तरह मैं वहां ज्वाइन हुआ था, और अभी साहब बस यही देख यार कितना जूझ रहा है, लगातार लगा है काम कर। तो मुझे रोल भी दिया और मेरी ख्वाहिश पूछी कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा सर मैं तो एक्टिंग सीखने आया हूँ और मैं वही करूंगा, आप मुझे जहां जहां लगाएंगे मैं वो सब नहीं करूंगा, लेकिन मैं रोल जरूर करना चाहता हूँ। तो तब मुझे रोल दिया। और कई बार कमाल की चीज हुई कि अचानक, मतलब कल शो है, परसों शो है, और आज बोला आमिर साहब ने कि भाई ये रोल संदीप तुम करो किसी नए नाटक जी। रिहर्सल में। सब पढ़ रहा, अरे मैंने कहा मैं कर ही नहीं पाऊंगा सर, मैं बोल, अरे चलो करोगे तुम करो। और आप स्टेज पे गए और आपके हाथ पांव फूले हुए हैं और सामने ऑडियंस है, तो मैं एक शो में डायलॉग भूल गया। अंदाज चोर का शो था और मैं उसमें एक मुनीम का कैरेक्टर था, वो कर रहा था, मैं डायलॉग भूल गया और मैं ऐसे खड़ा हूँ, कुछ याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक। अब ये देखिए टीचर क्या होता है, जो जो उनके अंदर खासियत थी, वो ऑडियंस में फर्स्ट रो में बैठे हैं और वो पाइप ऐसे पी रहे होते थे, उनका धुआं पूरे ऑडिटोरियम में हल्का हल्का घूम रहा होता था। तो ये सब ऐसे उठते हैं स्टेज से, हाँ भाई ये बोलो तुम्हारा ये डायलॉग था, और खट से मैं सुनता हूँ और पूरी वापस माहौल में आके मैं डायलॉग बोलना शुरू करता हूँ और शो खत्म होता है। और हवी साहब जब ऐसे उठ के मुझे याद दिलाते हैं, शो में खड़े हुए पाइप पे थे, हाँ ये है तुम्हारा डायलॉग, बोलो। क्या बात है। अच्छा, वो चीज मैनेज किस तरीके से होती थी, ऑडियंस उसको किस तरीके से देखती थी कि ये लड़का भूल गया है, ये एक्टर भूल गया है, तो ये कैसे मैनेज? पूरा सन्नाटा, अब कोई एक्टर तो बताएगा नहीं क्योंकि सब तो कैरेक्टर में है। जी। तो ऐसे मुझे बताया तो ऑडियंस ने उनकी इस अदा पे खूब तालियां बजाई, अरे यार टीचर ऐसा होना चाहिए। तालियां बजती रही और मेरे चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई कि भाई ये क्या था। उसके बाद फिर मैं वापस सारे डायलॉग बोल के शो खत्म करता हूँ। अच्छा, हमारा जब शो खत्म होता था ऑडियंस चली जाती थी, हबीब साहब तुरंत सामने, शो खत्म, सारे लोग स्टेज पर बैठ गए और पहले हबीब साहब सबको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद और फिर वहीं पे तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, ये किया वो किया। अच्छा, मैंने तो ब्लेंडर ही किया था, तो मुझे लगा आज तो भैया बहुत कुछ होगा। तो जब ऐसे मेरा नंबर आया तो बोले हाँ संदीप, तो मैंने कहा अरे सर मैं भूल गया क्या। हाँ ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम कंप्यूटर थोड़ी हो, एक्टर ही तो भूलेगा, कोई बात नहीं आगे से जा। मैंने कहा यार इन्होंने कुछ कहा भी नहीं। तो ये जो टीचर का भाव था ना कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई भूल गया कोई बात नहीं, हाँ थोड़ी है। उसके बाद फिर मैं कभी भूला नहीं किसी शो में, क्योंकि वो जिम्मेदारी का एहसास, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है लखनऊ में अगर वो शो होता तो जो भी डायरेक्टर होता वो पता नहीं निकाल के बाहर करता, मुझे वहां पर इज्जती होती। लेकिन वो कमाल टीचर, हबीब साहब कमाल टीचर। ये तो बहुत अच्छा था कि उन्होंने खुद पर छोड़ दिया और फिर खुद आपको उस चीज का रियलाइजेशन हुआ, फिर आपने फिर उसको इस तरीके से किया कि मैं आपको बता दूं कि हबीब साहब के हाथों से लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, जो मेरे बाकी मेरे जूनियर सब कहते हैं कि आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि संदीप यादव इज द great actor and he's a good backstage worker, he knows very well writing, और पता नहीं बहुत लंबा चौड़ा है और के पेन से लिखा हुआ है। मैं कभी शेयर करूंगा, तो वो मेरे लिए पुरस्कार है जी। और वो इसलिए उन्होंने दिया कि मैं एक्टर पता नहीं कैसा था उनकी नजर में, मतलब वो भी थे बहुत बार को, लेकिन वो सिर्फ इन्वॉल्वमेंट मेरी देखते थे कि कितना जूझ रहा है, सीखना चाह रहा है, हो ना हो, बेवकूफियां हो, गलतियां हो, 50 चीजें होती थी, लेकिन वो उनको वो बहुत पसंद था कि यार मेहनती आदमी है बस। तो सामने बोला कि तुम्हारे कभी काम आएगा। खैर वो बाद में बहुत काम आया मुझे। एक स्कॉलरशिप मिली कल्चरल मिनिस्ट्री की साहब पे रिसर्च करने के लिए, एक फेलोशिप मिली मिनिस्ट्री ने मुझे 2 साल साहब के काम पे रिसर्च करने के लिए फेलोशिप दी।
और आदित्य बहुत बड़ा योगदान है हबीब साहब का यार, मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा, जिस तरीके की आप बातें बता रहे हैं उनके बारे में, तो मुझे जैसा लगता है कि आमतौर पर जो डायरेक्टर्स मैंने देखे हैं, क्योंकि इस समय तो मैं आरजे आदित्य नहीं हूं, मैं एक रंगकर्मी की तरह ही आपसे रूबरू हूँ। तो दूसरे रंगकर्मी जो होते हैं अपने प्रोडक्शन को इस तरीके से बना के रखते हैं कि उसमें जरा से भी इतनी सी भी कोई चीज इधर उधर ना कर पाए, लेकिन जिस तरीके से आप बातें बता रहे हैं उसमें लगता है कि वो पूरी प्रस्तुति को एक लर्निंग प्रोसेस, कि हमारे बच्चे यहाँ से मजबूत होकर निकले किसी भी तरीके से, वो उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए। बाकी नाटक तो होता रहेगा, सभी जानते हैं हम लोग नाटक कर रहे हैं। नहीं, उनकी उनकी मैं खासियत बता रहा हूँ कि जो क्राफ्ट था हबीब साहब का, क्राफ्ट क्या था जी, कि हर कहानी में, ऑलमोस्ट ज्यादातर कहानियों में एक सूत्रधार होता था। जब कि कहानी एक्टर्स नहीं कह पाएंगे तो वो एक सूत्रधार लेकर आएंगे। और जो हबीब साहब का मजबूत पक्ष था वो एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो थी ही, दूसरा था कि रियलिस्टिक एक्टिंग ऑन स्टेज। जनरली पता ना कि थिएटर का एक्टर बड़ा लाउड होता है और रोतक आवाज पहुंचनी चाहिए और आवाज ऐसी कर लो, बुलंद कर लो। हबीब साहब ने इतना लिटरली मुझे मारा था इस बात के लिए, क्योंकि करते थे और वही है, उन्होंने मारा था, मुझे थप्पड़ मार दिया था जब मैंने ये सब बात बताई। कहीं के पट है, पता नहीं कहां से क्या सीखना है, हमको लगता था आखिरी तक आवाज नहीं जा रही। तो हबीब साहब ने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है आखिरी तक आवाज जाए, या आखिरी में बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने कान तुम स्टेज तक लेकर आए। वाह, किसी ने बोला हो आज तक, तुम्हारे जैसा लग रहा है, तुम नेचुरल एक्टिंग करो, बात खत्म। हम लोग चूंकि यहीं से निकल के गए थे तो अपना डायलॉग बोलते समय यूं ऐसे टेढ़े वेढ़े होने लगते थे, तो हमने कहा क्या हो जाता है तुम्हारा हाथ ऐसे बातचीत करो। होता यही है, थिएटर के मीनिंग लोगों ने यही समझे कि अब हम मंच पर आकर हम एक्टर हो गए, एक्टर की तरह दिखने चाहिए, अब हमें बिहेव करना है लाइक एक्टर। लंबे लंबे हाथ चलाएंगे, लंबे लंबे पैर ओढ़ लेना, टेढ़े हो जाना और आवाज ऐसी कर लेना। अरे वो सारे कुछ था ही नहीं उनके वहां। नेचुरल जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं तो नाटक होगा तो ऐसी बात भी कर रहे होंगे स्टेज पे। तो पहले वो बेसिक ऐसे धीरे धीरे शुरू करके फिर ट्यून कर लेते थे एक्टर को अपने हिसाब से। और उनका म्यूजिक जो है ना वो बहुत ही मजबूत था, हर दो सीन के बीच में फिल करने के लिए म्यूजिक बड़ा जबरदस्त था। तो मान लो और एक खुले तब ओपनली ये कहते थे कि अगर कहीं एक्टर कमजोर पड़ रहा है, मान लो कोई सीन कमजोर पड़ रहा है, तो मैं वहां म्यूजिक को अच्छा रख लेता हूँ, बहुत बढ़िया गाने आ जाते हैं, डांस आ जाता है। तो खट से पीछे आपने जो शीशा लेदर की वो ऑडियंस के दिमाग से निकल गई, क्योंकि खट से म्यूजिक आ गया, गाने आ गए, डांस आ गया। तो कंप्लीट पैकेज हबीब साहब का थिएटर था, जिसमें डांस है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें एक्ट और जिसमें कॉस्ट्यूम्स का भी बहुत सारा खेल होता था। बहुत सारी ट्राइबल कॉस्ट्यूम पहन के डांसर आ रहे हैं, बहुत सारे करतब हो जाते थे, उसमें फोक डांस आ जाता था। तो इसलिए उनके नाटकों को मतलब दुनिया भर में सराहा गया, क्योंकि वो ये मतलब एक तरह से आप समझो ना कि फिल्म की जैसे पैकेजिंग होती है ना कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें भी कुछ छूट नहीं रहा है, वैसा हबीब साहब सारे नाटकों। इसलिए नाट्य शास्त्र में भी एक श्लोक में कहा गया है कि नाटक वो विद्या है जिसमें सभी तरह की विधाओं में विधाएं शामिल हैं। इसमें नृत्य भी है, संगीत भी है और आपका सात्विकता भी है, वाचिक भी है, ये सारी जितने भी कला भी है, सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो खैर, और अगर कोई आप इंसिडेंट साझा करना चाहें तो कीजिए और हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। है कि जब हम लोग ये नाटक, मैं जब उनके पास 2006 में गया था पहली बार, तो 2-3 महीने की तैयारी के बाद हमारा प्रोडक्शन तैयार हुआ राजरक, जो हम लोग करने बंबई गए थे, और वो जिसको आमिर खान ने देखा था जी। तो हम लोग को मालूम नहीं था कि आमिर खान शो देखने आएंगे या आ रहे हैं। आमिर खान का हबीब साहब से बहुत अच्छे मतलब रिश्ते थे, आमिर खान बहुत मानते हैं हबीब साहब को, और नसीर साहब बहुत मानते हैं, शबाना आजमी जी, ये सारे लोग बहुत मतलब फैन हैं उनके। तो हम तो अपना नाटक वाटक शुरू हुआ, सब मैं भी रंग ही गया था उस माहौल में, सारे कलाकारों के साथ हम अपना शो कर रहे थे। शो खत्म हुआ तो लाइट जब ऑडियंस की जली, सबने हबीब साहब
हबीब साहब का अंदाज था, पहले उठते थे, एक्टर्स को देखते थे, फिर ऐसे घूमते थे, ऑडियंस की तरफ बात जोड़ते थे, तो मैं सबकी नजर पड़ गई आमिर खान पे भी। और फिर आमिर खान और हबीब साहब स्टेज पर आते हैं और हम लोग देखते हैं आमिर खान है कोई और है, तो मैंने नहीं वही है, विश्वास नहीं हो रहा। वहीं से फिर आमिर खान ने कहा कि सर आपके एक्टर्स के साथ कभी ना कभी एक फिल्म जरूर बनाऊंगा, ये बड़े कमाल एक्टर हैं, कितना नेचुरल कर रहे हैं। नहीं तो थिएटर का मतलब जनरली एक परसेप्शन लोगों में ये है कि थोड़ा कुछ डाउट होगा, नहीं बिल्कुल हम लोग नेचुरल काम कर रहे थे। तो पीपली लाइव का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। पहली यहाँ से आती है, फिर हमारी सीनियर अनुषा रिजवी और महमूद भाई, महमूद फारूकी, ये लोग एक स्क्रिप्ट लेके आमिर के पास पहुंचते हैं, बातचीत होती है, पूरी टीम की हमारे वहां आती है भोपाल, कास्टिंग शुरू होती है और बहुत नेचुरल तरह से धीरे धीरे वो भी फिल्म भी ऐसे ही बन जाती है। तो फिल्म में भी आप देखेंगे कि सारे गांव के ही एक्टर्स हैं, हमारे थिएटर वाले एक्टर, उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, बड़ी फिल्म है, लेकिन जो जिस कैरेक्टर में है वो वहां बेहतरीन खेल रहा है। नवाज भाई भी फिल्म में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो भाई भी उस समय मतलब स्ट्रगलिंग डेज ही थे, हमें लगता है थोड़े अच्छे, थोड़ा अच्छा टाइम तो खैर उनका आ गया था, लेकिन बहुत सामान्य तौर पे। तो वो भी कहते थे यार इतना कमाल करते हैं सिद्दीक, कैसे? मैंने कहा नवाज भाई ये सब वही गाँव के अपना नेचुरल लोग हैं। अच्छा मैं अपने को ऐसे रिलेट कर रहा था कि यार मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, बिल्कुल नेचुरल आदमी हूँ, रामलीला कर दिया तो पता था वो कर दिया, तो इन एक्टर को भी जो बताओ कर देंगे। और नया थिएटर के दिन बड़े प्यारे थे आदित्य। मजेदार ये था कि हम लोग देश भर को घूमने का मौका मिला, कभी साउथ निकले तो 1-1.5 महीने वहीं हैं, कलकत्ता की तरफ निकल गए तो पता लगा वहीं घूम रहे हैं, गुवाहाटी, आसाम, कलकत्ता और आसपास त्रिपुरा और बहुत सारी जो मतलब उस तरफ गए तो उधर चले गए, राजस्थान निकले तो वहां घूम रहे हैं, फिर दिल्ली एनसीआर और इधर हरिद्वार और इधर पहाड़ों में चले तो इधर चले गए, तो घूमने का खूब मौका, शोज को मिले। और बेसिकली थिएटर के लोगों के साथ निकलना, पूरी टीम के साथ जाना घूमना, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। प्रोफेशनल थिएटर ट्रुप क्या होता है वो तो जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था, पहली बार। और एक्टिंग करने की सैलरी मिलती है रेपेट्री में, मैं बाद में फिर अभी साउंड में रख लिया था, तो हर महीने सैलरी मिलती थी, शो करने का पैसा मिलता था, और जहाँ शो करने जा रहे हैं शो का पैसा अलग से मिलता था, सैलरी तो थी, खाना पीना हो गया, ट्रेन में जा रहे हैं टिकट फ्री है, जहाँ रहना घूमना। तो मुझे लग रहा था यार और चाहिए क्या, मुझे और क्या चाहिए। और नहीं सबसे अच्छी बात, अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, हम लोग मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हम बैठे जी। तो वो सबसे अच्छे दिन थे, वो मैं अभी भी मिस करता हूँ। और मैं हमेशा जब भी कोई पूछता है मैं कहता हूँ कि अगर हबीब साहब की डेथ नहीं हुई होती तो मैं कभी मुंबई के बारे में सोचता नहीं। हबीब साहब फिर मैं एडजस्ट नहीं कर पाया उनके जाने के बाद, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी की तमाम सारी चीजें थी जो उनसे मैंने शेयर की, वो बिल्कुल एक फादर की तरह, एक बाप की तरह उन्होंने मुझे संभाल लिया था उस वक्त, हर तरह से। बहुत सी बातें ऐसी मेरी और उनके बीच की थी, एक तो लोग जानते थे कि मतलब मेरे पैसे खत्म हो जाते तो चुपके से बुला के मुझे घर पे ये पैसे रख लो, काम आएंगे तुम्हारे, धीरे से दे दिया। और नाटक में भी सोचते थे कि इससे कुछ बैक स्टेज काम करा लो तो बैक स्टेज वालों को अलग से भी कुछ पैसा मिलेगा, ऑन स्टेज जो एक्टिंग वो तो मिलेगा ही। तो किसी किसी तरह से घुमा फिरा के कि ऐसे हेल्प हो जाए वैसे हेल्प हो जाए, और किसी को ये भी ना लगे कि संदीप का फेवर हो रहा है। जी तो ये थिएटर की जर्नी पर बात करते करते तो हमें लगता है पूरा लाइव गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी सवाल है हमारे कि आपकी जी काफी सारे लोग यहाँ भी सवाल कर रहे हैं। आहुति पूछ रही हैं कि आप लखनऊ में हैं या चले गए। मिर्ची से प्रदीप विश कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स को, और हेलो कर रही हैं आरजे श्री। ठीक है, आपको भी हेलो है और सबकी तरफ से भी हेलो है। तो दादा पत्रकारिता में कैसे आना हुआ? पत्रकारिता में भी इत्तेफाकन आना हुआ, कोई इरादा नहीं था जर्नलिज्म में आने का। हबीब की ये फिल्म, हाँ, पीपली लाइव की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और मैं कुछ दिनों के लिए लखनऊ आया था।
अच्छा। उन दिन हमारा थिएटर बंद था और लखनऊ आने के बाद में घर आया हुआ था तो अचानक पता चला कि हबीब साहब की बहुत तबीयत खराब है। मैं वापस लौटा और ऐसी स्थिति में थे कि हॉस्पिटल पहुंच गए और वहीं एडमिट है, तो हम लोग 7 दिन हॉस्पिटल में, उनकी डेथ हो गई। जी। डेथ होने के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था कि यार हबीब साहब कैसे जा सकते, अब ये चले जाएंगे तो अब क्या करेंगे, संभालेगा थिएटर कैसे, शोज, और वो जो एक डंडा रहता था हबीब साहब की छड़ी रहती थी कि यार अब तो कोई ऐसे दुबले टोकेगा ही नहीं। तो मैं बहुत दुखी हो गया और समझ में नहीं आ रहा था, मन ही नहीं लग रहा था मेरा नाटक पे रिहर्सल में। तो वापस मैं लखनऊ लौटा, कुछ दिन वापस रह गया। फिर उसी समय दैनिक जागरण में एक जगह खाली थी कि भाई कल्चरल रिपोर्टर नहीं है यहाँ पर कोई, तो वो लोग तलाश रहे थे कि कोई मिले जो आके रिपोर्टिंग कर ले। और नाटक के बारे में उस समय में ये था कि बस कोई आए जो नाटक में क्या हुआ, कथक में क्या हुआ, शाम को जो भी कल्चरल प्रोग्राम में बस वो आके बता दे, एक लिखा दे, हो गया, ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं करनी मुझे। तो मैं बस मिलने चला गया कि किसी ने मुझे कहा कि यार संदीप तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वहां थिएटर और इसकी बातचीत है। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो मैं चला गया। फिर जो संपादक महोदय उस समय थे शशांक जी, कुछ करना नहीं है, तो नाटक के आदमी हो, नाटक देखो, नाटक में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या है, अपना आके शाम को। तो टाइपिंग वाइपिंग नहीं आती थी, मैं अखबार में पेपर पे लिख के और दे देता था। तो धीरे धीरे फिर उससे भी मजा आने लगा कि भाई जर्नलिज्म में जाने के बाद तमाम जगहों पर एंट्री हो जाती थी, तमाम लोग बड़ी इज्जत से देखते थे, भाई पत्रकार है हमारे सर यहाँ है, तो उसमें भी भोकाल में आ गए। अरे अच्छा, अरे वो भी इंजॉय करता रहा मैं। फिर मुझे लगा कि यार ये काम मेरा नहीं है, मतलब बहुत टफ काम है। और मैं जब नाटक देखने जाता तो हम अच्छा नाटक हो गया तो हम नाटक ही देखने में लगे रह गए, पहुंचे तो रिपोर्ट आई या एक दिन में एक चीज कवर की। तो कुछ साल भर तो मैं पत्रकार रहा ऐसे ही, हाँ साल भर। तो कैसे छोड़ दिया? मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा और मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, उसी समय हमारा थिएटर ग्रुप जा रहा था छत्तीसगढ़ में, आदिवासियों के साथ 1 महीने का समय बिताना था। वर्कशॉप थी कि भाई वहीं रहना है और यहीं पर काम करना है जी। तो मुझे मौका भी मिल गया। फिर मैं वापस छत्तीसगढ़ के बिल्कुल जंगलों में चला गया अपने थिएटर के एक्टर्स के साथ, और उधर से आदिवासी लोगों की टीम आई थी। हम लोग मिल के वहां अपना बिल्कुल घनघोर जंगल के बीच में रहना, उसी कल्चर को एडॉप्ट करना, वैसे ही रहना, सोना, खाना पीना, जागना, बिल्कुल फोक चीजों पर काम शुरू हो गया। तो वापस मुझे वो दुनिया मिल गई थी जी। लेकिन फिर साहब की तो कमी खलती ही रही थी। फिर वापस किया हो गया तो फिर लखनऊ लौटे, और इसके बाद फिर लखनऊ में कुछ समझ में आया नहीं क्या किया जाए। बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी का, भाभी जी घर पर हैं, जिसने आपको घर घर तक पहुंचाया और बेसिकली हम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। तो उसकी कास्टिंग कैसे हुई आपकी? उससे पहले आहुति को जरा आप बाय बाय बोल दीजिए, इनकी बैटरी खत्म हो रही है और ये बीच में छोड़कर जा रही है और आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओके आहुति, बाय बाय। हम लोग जल्दी फिर कभी किसी मंच पे आदित्य के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। जी दादा, तो बताइए, भाभी जी घर पर। हाँ, तो मैं लखनऊ से मुंबई चला गया, शिफ्ट हो गया कि भाई अब वहीं रहेंगे, देखते हैं वहां पे क्या होता है। तो तमाम छोटे छोटे सीरियल्स में 1 सीन 2 सीन पासिंग सीन निकल गए पीछे, वहां भीड़ में पीछे खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्योंकि तब एक्टिंग और ये सब कैमरे की भी ज्यादा समझ नहीं थी। एक फिल्म में पीपली लाइव कर चुका था। भाभी जी ऐसे, भाभी जी से पहले का जो सफर है वो ये है कि ठीक ठाक मैं कुछ काम वाम सीआईडी और सावधान इंडिया और इस तरह के कुछ दूरदर्शन के शोज में मिलने लगा था, और मैंने अपना एक ऑफिस ले लिया था। अच्छा। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तुम अपनी फिल्में बनाओ, हम लोग पैसे लगाएंगे। अच्छा। वो सब प्लानिंग चल रही थी, तमाम डायरेक्टर्स राइटर्स मिल रहे थे कि हम अपनी फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। फिर उस सिलसिले में एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस भी की थी, शुरू भी हुई। अच्छा। और उसी बीच मेरी मुलाकात भाभी जी घर पे है कि राइटर मनोज संतोषी